अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का 3 रोजा इजलास खत्म हो गया है, जिसमें पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने का फैसला किया गया है। FATF के मुताबिक पाकिस्तान ने 27 में से 24 नकात पर अमल कर लिया है। बाकी 3 नकात के लिए पाकिस्तान को जून तक की मजीद मोहलत दी गई है, जिसके बाद उसकी कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। पाकिस्तान को 4 माह की मजीद मोहलत मिल गई है। FATF के मुताबिक पाकिस्तान ने आला सतह पर एक्शन प्लान पर अमल दरामद की यकीन दहानी कराई है। इस वक्त पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में नहीं डाला जा सकता। 4 माह बाद पाकिस्तान की जानिब से एक्शन प्लान पर अमल दरामद की तस्दीक करेंगे। मज़बूत बात यह है कि पाकिस्तान तेजी से FATF की सिफारिशात पर अमल कर रहा है और अब 27 में से 24 नकात पर अमल कर लिया है। एक वक्त था कि यह खदशा था कि पाकिस्तान का नाम ब्लैक लिस्ट में चला जाएगा, मगर पाकिस्तान ने FATF की सिफारिशात पर तेजी से अमल करना शुरू किया और अब पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में ही है। जून में निकलने की उम्मीद है। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। इलेक्शन कमीशन ने आज बड़ा फैसला किया है कि NA-75 डस्का में अब 18 मार्च को दोबारा से इंतखाब होगा और ज़िमनी इलेक्शन को कलअदम करार दे दिया गया है। इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के बाद तहरीक इंसाफ ने भी बड़ा फैसला किया है और इलेक्शन कमीशन के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है और ये एतराज़ उठाया है कि रिटर्निंग ऑफिसर ने सिर्फ 14 पोलिंग स्टेशन में दोबारा इलेक्शन की बात की। नून लीग ने भी इब्तिदा में 23 पोलिंग स्टेशन में दोबारा पोलिंग का मुतालबा किया, मगर इलेक्शन कमीशन ने पूरे हलके में दोबारा से पोलिंग का फैसला कर दिया। अपोजिशन इलेक्शन कमीशन के फैसले से खुश है और इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर रही है। 2 दिन तक इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ और नून लीग को सुना और फिर आज पूरे हलके में दोबारा पोलिंग का फैसला सुना दिया। इस फैसले पर भी बात करेंगे, मगर पहले बात करेंगे इलेक्शन कमीशन के एक और बड़े फैसले की। इलेक्शन कमीशन के एलामिये के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब और IG पंजाब को ज़िमनी इंतखाबात के दौरान अपने फराइज से गफलत बरतने पर 4 मार्च को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने कमिश्नर गुजरावाला और RPO गुजरावाला को उनके मौजूदा ओहदों से तब्दील करके गुजरावाला डिवीजन से बाहर भेजने की हिदायत की है। इलेक्शन कमीशन ने इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को हुक्म दिया है कि डिप्टी कमिश्नर सियालकोट, DPO सियालकोट और असिस्टेंट कमिश्नर डस्का को फौरी तौर पर मुअत्तल किया जाए। इलेक्शन कमीशन ने वफाकी और पंजाब हुकूमत को हुक्म दिया है कि इन तीनों अफसरान को आइंदा कभी इलेक्शन ड्यूटी पर ना लगाया जाए। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इन तमाम अफसरान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन खुद इंक्वायरी करेगा या वफाकी हुकूमत या सूबाई हुकूमत को इंक्वायरी का हुक्म देगा। इसका फैसला बाद में किया जाएगा। अब इलेक्शन कमीशन ने कार्रवाई का आगाज कर दिया है और अब बात करते हैं इलेक्शन कमीशन के फैसले की। इलेक्शन कमीशन के आज के मुख्तसर फैसले के मुताबिक फरीकैन और रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ से जमा किए गए रिकॉर्ड और कमीशन की तरफ से मुख्तलिफ ज़राए से हासिल किए गए रिकॉर्ड का जायजा लेने के बाद इलेक्शन कमीशन इस नतीजे पर पहुंचा है कि हल्के के उम्मीदवारों और वोटर्स के लिए एक साजगार माहौल मौजूद नहीं था और इस हल्के में इलेक्शन का इनेकाद ईमानदाराना, मुनसिफाना और शफाफ अंदाज में नहीं हुआ। इस हल्के में फायरिंग, कत्ल के वाक़यात, लोगों के जख्मी होने और लॉ एंड ऑर्डर की खराब सूरत हाल से वोटर्स को हिरासा करने का माहौल पैदा हुआ। इसके साथ दीगर वाक़यात ने नताइज के अमल को मशकूक और नाकाबिले तस्दीक बना दिया। कमीशन अपने आईनी इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए NA-75 में होने वाले इंतखाबात को कलअदम करार देता है और हुक्म देता है कि 18 मार्च को इस हल्के में दोबारा से इंतखाबात कराए जाएं। इस फैसले की तफसीली वजूहात बाद में रिकॉर्ड की जाएंगी। इससे पहले इलेक्शन कमीशन में जब आज समात हुई तो नून लीग की उम्मीदवार के वकील सलमान अकमर राजा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इंतखाबात में धांधली के मंसूबे का आगाज़ पोलिंग डे से पहले ही हो गया था। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी शेड्यूल जारी करने के बाद ट्रांसफ़र और पोस्टिंग पर पाबंदी लगाई, मगर इसके बावजूद जुल्फ़िकार विर्क को DSP तैनात कर दिया गया। फिर इलेक्शन कमीशन ने DSP को हटाने का हुक्म दिया, मगर हुकूमत ने SP को पूरे इंतखाबात की सिक्योरिटी का इंचार्ज बना दिया और नए नोटिफिकेशन में जुल्फ़िकार विर्क का नाम बदल कर जुल्फ़िकार अली लिख दिया, यानी उसी आदमी का नाम बदल कर उसे तैनात कर दिया गया। जुल्फ़िकार विर्क और जुल्फ़िकार अली एक ही शख्स है। सलमान अकमर राजा ने कहा कि ये बात आला सतह पर साजिश को जाहिर करती है। हल्के में पूरे दिन फायरिंग होती रही, पुलिस साथ खड़ी रही। ये जानते थे कि नून लीग का मरकजी गढ़ कौन कौन से पोलिंग स्टेशन हैं। उन पोलिंग स्टेशन पर वोटिंग शरह कम रखी गई। उन्होंने वोटर्स को पोलिंग स्टेशन में दाखिले से रोका और इन जगहों पर टर्नआउट 35% से कम रहा। दीगर पोलिंग स्टेशन में टर्नआउट 50% से ऊपर गया और फिर जिन पोलिंग स्टेशन के प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स गायब हुए वहां वोटिंग की शरह 80% रही। इन्हें मालूम था कि ये इलेक्शन हार रहे हैं, इसलिए उन पोलिंग स्टेशंस के प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को साथ ले गए। ये इलेक्शन में फ्रॉड करने की वाज़ेह स्कीम थी।
सलमान अकरम राजा ने कहा कि उन्होंने अपनी हार की कमी को 20 पोलिंग स्टेशन से पूरा किया। इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियारात हैं कि मामले की तह तक तहकीकात करें और पता करें कि कौन जिम्मेदार है जुल्फिकार विर की दोबारा तैनाती का। ऐसा मुमकिन नहीं कि 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के फोन बंद हो और पुलिस का वायरलेस काम ना करे। हैरान कुन है कि चीफ सेक्रेटरी का नंबर बंद हो जाए और वो चीफ इलेक्शन कमीशन के राब्ते में ना आए। दौरान समाअत नौशीन इफ्तिखार के वकील सलमान अकरम राजा ने फायरिंग की मजीद वीडियो दिखाई और कहा कि कानून नाफिज करने वाले इदारे ये सब फायरिंग देख रहे हैं। इस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि आप कह रहे हैं पूरा दिन फायरिंग होती रही। सलमान अकरम राजा ने कहा कि फायरिंग का मकसद था कि वोटिंग को कम रखा जाए, इसलिए हमारा मुतालबा है कि पूरे हल्के में मुकम्मल इलेक्शन दोबारा कराया जाए या 20 के अलावा कम पोलिंग शरह वाले पोलिंग स्टेशन पर दोबारा इलेक्शन कराएं। समाअत के दौरान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार के वकील अली जफर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नौशीन इफ्तिखार ने पहले कहा कि 23 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा इलेक्शन कराएं, बाकी स्टेशन ठीक हैं। नौशीन इफ्तिखार की दरख्वास्त में कोई साजिश की थ्योरी नहीं थी। अली जफर ने कमीशन को बताया कि किसी कानून में नहीं लिखा कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स कब आएंगे तो लेट तसव्वुर होगा। कानून में कोई टाइम लिमिट नहीं कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स कब आए। हमारे फ़ोन भी बंद हो जाते हैं, फ़ोन बंद हो जाना कोई अजीब चीज़ नहीं। इस पर इलेक्शन कमीशन के रुकन इरशाद कैसर ने पूछा कि लेकिन कैसे सबके फ़ोन बंद हो गए और ड्राइवर के फ़ोन भी बंद हो गए। दौरान समाअत अली जफर ने कहा कि मेरे मुताबिक अब मसला 14 पोलिंग स्टेशन का रह गया है। इस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि उम्मीदवार के पार्टी सरबराह कहते हैं कि 20 पोलिंग स्टेशन पर इलेक्शन कराया जाए। इलेक्शन कमीशन के रुकन अल्ताफ इब्राहिम ने पूछा कि उन 20 पोलिंग स्टेशन में ज़्यादा टर्नआउट की क्या वजह है। इस पर अली जफर ने कहा कि अली असजद मलही कहते हैं कि ये उनके घर के पोलिंग स्टेशन हैं, इसलिए टर्नआउट ज़्यादा रहा। आप प्रिजाइडिंग ऑफिसर को बुलाकर पूछ सकते हैं। दौरान समाअत इलेक्शन कमीशन के रुकन इरशाद कैसर ने कहा कि आपसे फॉर्म 45 की कॉपी मांगी थी, आपने 7 फॉर्म 45 जमा कराए हैं। इस पर अली जफर ने कहा कि हम कुछ फॉर्म 45 ले आए हैं, बाकी कुछ पोलिंग एजेंट्स के पास नहीं थे। तो इस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि हमें तो कोई शिकायत नहीं आई कि फॉर्म 45 पोलिंग एजेंट्स को फराहम नहीं किए गए हों। इस पर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अली असजद मलही ने कहा कि अक्सर पोलिंग एजेंट्स दिल बर्दाश्ता होकर फॉर्म 45 नहीं लेते। मुझे नहीं लगता कि पोलिंग एजेंट्स को प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने फॉर्म 45 नहीं दिया। मरियम नवाज ने ट्वीट कर दिया था कि वो इलेक्शन जीत गए हैं। इलेक्शन कमीशन के रुकन अल्ताफ इब्राहिम ने तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार से पूछा कि हर उम्मीदवार को बेचैनी होती है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स नहीं आ रहे, मुखालिफ उम्मीदवार तो बेचैन थे, आपने मालूम नहीं किया कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स क्यों नहीं आ रहे। इस पर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार ने कहा कि यह तो इलेक्शन कमीशन का काम था, मुझे कोई खदशा नहीं था। दलाइल मुकम्मल होने के बाद इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया और फिर आज ही सुना दिया और 18 मार्च को दोबारा से इलेक्शन कराने का ऐलान कर दिया। नून लीग ने इस फैसले को सराहा है। मरियम नवाज ने ट्वीट किया और कहा कि इलेक्शन कमीशन का फैसला खुशाइंद है, लेकिन रीपोलिंग से बड़े सवाल अभी बाकी हैं कि यह साजिश कहाँ तैयार हुई, चीफ सेक्रेटरी, आईजी, कमिश्नर और दीगर सरकारी एहलकार किसका हुक्म सुन रहे थे। मुनसिफाना इंतखाबात के लिए इन सबको कटहरे में लाना और साजिश की कड़ियाँ खोलना लाजमी है। इस फैसले से पहले वज़ीर इत्तलात शिबली फराज और उस्मान डार ने मीडिया से बात की और कहा कि इलेक्शन कमीशन का फैसला तस्लीम करेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो भी फैसला करेगा हम मनोमन कबूल करेंगे। वो फैसला करेंगे और हमें मनोमन कबूल होगा। हम वो वाली पार्टी नहीं है जो कि इदारों को हमेशा अब जो फैसले उनके खिलाफ आए तो वो चैलेंज करें। ये इनका वतीरा रहा है, ये इनकी हिस्ट्री है, ये इनका कल्चर है कि हार कभी नहीं मानो और अपने जिस तरह से भी कहानियाँ, मफरूज़े, झूठ, धौंस, हर किस्म का हरबा इस्तेमाल करके नताइज को अपने फेवर में करें। फैसला सामने आने के बाद हुकूमत ने इस फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करना शुरू कर दिया और फिर इसे चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। हालांकि शिबली फराज साहब कह रहे थे हम वो जमात नहीं है जो चैलेंज करेंगे। वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी ने एक शेयर ट्वीट किया कि कोई मंजूर नज़र शख्स ही हारा होगा, तभी ऐलान हुआ कि खेल दोबारा होगा। और फिर हुकूमत ने मुशावरत के बाद इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज करने का ऐलान किया है। इलेक्शन कमीशन पर तनकीद शुरू कर दी है और वज़ीर आज़म ने उस्मान डार और असजद मलही से कहा है कि वो इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज करें। इस वक्त उस्मान डार ही हमारे साथ मौजूद हैं। डार साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। डार साहब एग्जैक्टली क्या पोजीशन है? कोई क्रेडिट ले रहा है कि जी इलेक्शन कमीशन बहुत आज़ाद हो गया है, अली ज़ैदी साहब इलेक्शन कमीशन पर तंज़िया ट्वीट कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ लोग आपकी पार्टी की तरफ से इलेक्शन कमीशन पर तनकीद कर रहे हैं इस फैसले के बाद। शिबली फराज साहब ने कहा इनकी तरह नहीं है कि अपने हक में फैसला आए तो मान लो, ना आए
तो ना मानो और इदारों पर तनकीद करना शुरू कर दो। वही कर रही है तहरीक इंसाफ। थोड़ी देर में पोजीशन बदल गई, आप फैसला भी नहीं मान रहे हैं, तनकीद भी कर रहे हैं, और आप और इलेक्शन कमीशन की पर बाकायदा तौर पर तंज़िया और नियत पर शक आपकी तनकीद आपकी पार्टी के रहनुमाओं की तरफ से की जा रही है। नहीं शाहजेब, हम उनके फैसले को चैलेंज कर रहे हैं। देखिए, इलेक्शन कमीशन अपनी जगह है, उन्होंने जो बेहतर समझा, जिस तरह उन्होंने देखा, उन्होंने फैसला किया। हम समझते हैं ज़मीनी हकायक, आरओ की रिपोर्ट आप कौम को दिखाएं, आप अपने चैनल पे चलाएं, आप दिखाएं आरओ ने कहां बोला है। 14 पोलिंग स्टेशन के अलावा कहीं आरओ खुद मान रहा है कोई बेज़ाब्तगी नहीं, कोई एप्लीकेशन सईदा नौशीन साहिबा की तरफ से नहीं आई थी कि यहाँ जी पोलिंग बंद कर दी गई, यहाँ से पोलिंग इन्होंने होने नहीं दी। इतना बड़ा फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दिया है। बाद में उनकी है कि मजीद पोलिंग स्टेशंस के हवाले से बाद में उनकी है। मगर एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आज किया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि भाई मुखालिफ उम्मीदवार तो बेचैन थे कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स कहाँ रह गए, आप क्यों बेचैन नहीं थे? मतलब इतना क्लोज इलेक्शन था, वाकईतन आप लोग क्यों बेचैन नहीं थे? आपके उम्मीदवार क्यों नहीं कह रहे थे जी प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स कहां हैं, उन्हें फौरी तौर पर लाया जाए, फौरी तौर पर इलेक्शन का रिजल्ट कंपाइल करके अनाउंस किया जाए? अगर आपको भी तो उतनी बेचैनी होनी चाहिए थी, आपको क्यों नहीं थी? देखें, ज़बानी मैंने भी खुद आरओ साहब को प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के हवाले से मैं अपनी बात करता हूँ। एहसन इकबाल साहब वहाँ बैठे थे, मियाँ जवेल लतीफ़ साहब थे, वो खुद समझते हैं कि मैं खुद उन्हें कह रहा था आरओ आए, जो भी रिजल्ट है वो अनाउंस किए जाएं। आपने फॉर्म 45 की बात की है, 6 से 7 फॉर्म 45 हमने इन 20 पोलिंग स्टेशन के दिए जो कंट्रोवर्शियल थे। उसके अलावा हमने काफ़ी बड़ी तादाद में फॉर्म 45 दिए हैं दीगर पोलिंग स्टेशन के। लेकिन देखने वाली यहाँ बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तो सईदा नौशीन के भी फॉर्म 45 नहीं माने। अगर हम उनके फॉर्म 45 देखें तो वो एक तरफ क्लेम कर रही थी जी कि ये 20 पोलिंग स्टेशंस के अगर हम फॉर्म 45 मान लें तो हम 2000 वोटों से जीत रहे हैं। तो ये इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है 360 पोलिंग स्टेशंस पे इलेक्शन कराने का, जिसमें हम समझते हैं। डॉक्टर साहब, आपने अपने क्यों नहीं दिए? मैं इस वाले नुक्ते पर आ रहा हूं, मगर आप लोगों ने क्यों नहीं दिए अपने फॉर्म 45? कोई एविडेंस आप लोगों की तरफ से नहीं दी गई है दलाइल देते हुए, ना कोई वीडियो एविडेंस जिसका आपने जिक्र किया था, उन्होंने वीडियो फुटेजेस दिए जिसके ऊपर आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा ऐसे वीडियो फुटेजेस दे दी हैं। आप कोई एक देते कि जी ये देखें ये क्या कर रहे हैं, आप कोई अपने फॉर्म 45 देते, आपने वो भी नहीं दिए, कुछ भी नहीं दिया आप लोगों ने। नहीं, देखिए, हमने फुटेजेस वहाँ अपने जो लेके गए यूएसपी में दी, मैं आपको भी एक फुटेज भेज भी देता हूँ, आप वो चलाएं। साफ नज़र आ रहा है PMLN वाले गन फायर कर रहे हैं इसी इलेक्शन में। आप अभी मैं आपको भेज रहा हूँ, आप चलाएं, दिखाएं कौम को। डॉक्टर साहब, इस दफा भेज दीजिएगा। आप पिछले 2 शोज में कह चुके हैं मैं आपको भेजूंगा, सुबह CCTV से निकलवा के भेजूंगा, फिर आप भेजते नहीं। इस दफा भेज दीजिएगा, चला देंगे। मैं ये वीडियो भेज रहा हूँ। देखिए, जो लोग शहीद हुए उसकी CCTV फुटेज की जो मैंने बात की थी, पुलिस उस पर काम कर रही है, वो पुलिस का काम है। वो फुटेज उनके पास है या जो है वो तो कानून तय करेगा ना, किसने शहादतें की, किसने गोलियां चलाई, किसकी वजह से कारकुन शहीद हुए। वो मेरी जिम्मेदारी तो नहीं है। मैंने तो आपको कहा वहाँ एक कैमरा लगा था, अगर वो कैमरा उस वक्त ऑन था तो उसमें सारा आ चुका होगा, पुलिस को वो फुटेज मिल चुकी होगी। वो तो एक लग इंसाफ के लिए जो लवाकिन है वो जंग लड़ रहे हैं और इंशाल्लाह। मगर डॉक्टर साहब, एक केस मसला ये है कि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करा रहा था और पंजाब इंतजामिया की जिम्मेदारी थी कि इंतजामी तौर पर वो इलेक्शन हो। अब इसमें मसला जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से आज एक और जो प्रेस रिलीज आई है और उसमें उनकी तरफ से बाकायदा तौर पर कहा गया है कि उन्होंने पंजाब के IG को और पंजाब के चीफ सेक्रेटरी को गफलत बरतने पर 4 मार्च 2021 को ज़ाती हैसियत में तलब किया। इसके अलावा आज जो दलाइल दिए गए विर्क के ऊपर, जुल्फ़िकार विर्क के ऊपर, कि उसका नाम बदल के आप लोगों ने उसको वापस अपॉइंट कर दिया। फिर नौशीन इफ्तिखार साहिबा ने कहा कि उन्होंने उनकी गाड़ी भी रोकी, उनसे बदतमीजी की, उनके भाई के ऊपर भी केस बना दिया। तो आपके ऊपर जो केस बन रहा है वो इंतजामी गफलत का नहीं बन रहा है, इंतजामी तौर पर मुदाखलत का बन रहा है इलेक्शन में। शहजेब, यही IG पंजाब, यही चीफ सेक्रेटरी पंजाब उसी दिन 20 किलोमीटर दूर वजीराबाद के इलेक्शन वही करा रहे हैं, उसी एडमिनिस्ट्रेशन से वो इलेक्शन किया जा रहा है। उस एडमिनिस्ट्रेशन को शाबाश दी जा रही है क्योंकि वो PMLN जीत गई है। और उसी दिन डस्का के इलेक्शन के ऊपर IG तलब कर लिया है, चीफ सेक्रेटरी तलब कर ली है। और मैं पूरी उम्मीद हूँ IG साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब या एडमिनिस्ट्रेशन अपना पूरा दफा करेगी। मगर डॉक्टर साहब जो दूसरा गुजरावाला का इलेक्शन है, मगर जहाँ गुजरावाला का इलेक्शन है ना, वहां पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर डिसअपियर हुए,
ना ही वहां पर इस तरीके से एक तैनाती की गई कि इलेक्शन कमीशन ने जिस ऑफिसर को हटवाया आप लोगों ने नाम बदल के उसे लगवाया। नौशीन इफ्तिखार साहिबा कह रही हैं कि वो हमें टारगेट कर रहा था। तो जहां पर मसला होगा, ना वहां पर गुजरांवाला में इलेक्शन कमीशन की प्रेस रिलीज आई, ना वहां पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के गायब होने के बाद आईजी साहब ने फोन नहीं उठाया, बंद कर लिया, और चीफ सेक्रेटरी ने फोन उठा के अपने आप को अनअवेलेबल कर लिया। सारा काम हुआ यहाँ है, तो यहीं के ऊपर आएगा ना मामला। देखें शाहजेब, एक तो मैं ये समझता हूँ जब प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स खुद अपना बयान हल्फी दे चुके हैं कि ना उन्हें किसी ने अगवा किया, ना वो गायब किए गए, ना पीटीआई के किसी पोलिंग एजेंट ने उन्हें उठाया या ना हरासा किया, वो तो अब इलेक्शन कमीशन उनका तयन करेगा। जो भी उनके बयानात थे, किसी के धुन की वजह से थे, कोई गाड़ियां नहीं आई, या जो भी उनके मसले मसाइल थे। मैं समझता हूँ ये भी ज्यादती है कि जो लोग खुद कह रहे हैं कि हमें डिफरेंट इश्यूज थे और हम कह रहे हैं जी वो उठा लिए गए। और दूसरी तरफ देखिए वजीराबाद में मगर आप आरओ की रिपोर्ट दे रहे हैं, मगर डॉक्टर साहब आप आरओ की रिपोर्ट दे रहे हैं कि जी जो रिटर्निंग ऑफिसर ने दिया उसको क्रेडिबल होने के तौर पर पेश कर रहे थे आप थोड़ी देर पहले। आरओ ने तो कहा कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने बयानात दिए हैं ये मजे का खेज हैं, ये कन्विंसिंग नहीं है, ये लेम एक्सक्यूजेस दिए जा रहे हैं। आज दलाइल दिए सलमान अकरम राजा साहब ने कि भाई पुलिस से भी राब्ता नहीं हो पा रहा था। तो पुलिस आईजी के अंडर है, इंतजामी तौर पर पुलिस की जिम्मेदारी थी, उनसे भी राब्ता नहीं हो रहा था, पुलिस ने भी अपने आप को अनअवेलेबल कर लिया था। देखें शाहजेब, पहले तो कई कानून ऐसा नहीं कहता है इलेक्शन कमीशन का एक्ट कि अगर कोई प्रिजाइडिंग ऑफिसर लेट आया है तो वो नतीजा जो है या वो सारे का सारा इलेक्शन जो है वो कुल अदम करार दे दें, उसे सेट असाइड कर दे। कहीं ऐसा कानून एग्जिस्ट नहीं करता है। और इलेक्शन में लोग लेट आते हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स लेट आते हैं, ये कोई वाहिद इलेक्शन नहीं है जिसमें प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स लेट आए हैं। मगर माजी में ऐसी मिसालें भी हैं कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स देर से तो आए मगर रात को अचानक गायब हो गए, सबके मोबाइल भी अचानक बंद हो गए, उनके साथ जो मोबाइल थी पुलिस की उनसे भी राब्ता नहीं हो रहा था। आईजी से राब्ता किया, फोन बंद कर लिया, चीफ सेक्रेटरी से राब्ता किया, उन्होंने अपने आप को अवेलेबल कर लिया। आज से पहले ऐसा हुआ। और फिर जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे उनके जब नताइज आए वो 80% का टर्नआउट था, जबकि हल्के का टर्नआउट 35 से 40% था। आज से पहले ऐसा हुआ? देखिए, आज से पहले हमेशा रीपोल ऐसे ही पोलिंग स्टेशंस पे किया गया जैसे आप कह रहे हैं, जिसके ऊपर लेट से बेज़ाब्तियां थी या शक व शुबात थे। पूरा हल्का नहीं कभी भी रीपोल हुआ। आप भी मुझे बता दें, आप खुद ही कह रहे हैं कि अगर किसी हल्के में किसी पोलिंग स्टेशन पे बेज़ाब्तगी हुई तो उस पोलिंग स्टेशन के ऊपर री इलेक्शन हुआ। शज़ेब, सारे का सारा हल्का सेट असाइड नहीं कर दिया। करोड़ों रुपए लगते हैं। मगर डॉक्टर साहब इस पर तो आपके वकील को कन्विंस करना था ना, इलेक्शन करवा सकते हैं। डॉक्टर साहब इस पर आपके वकील को कन्विंस करना था। जब सलमान अकरम राजा साहब दलाइल दे रहे थे कि भाई जहां पर फायरिंग हुई और वहां पर पोलिंग को स्लो किया गया वो नून लीग के मजबूत हल्के थे और उन्होंने नंबर्स दिए कि वहां पर 20, 25, 30% की पोलिंग हो गई, हालांकि हल्के का ओवरऑल टर्नआउट ज्यादा था। तो आपने जवाब में कन्विंस करना था इलेक्शन कमीशन को, आप लोग नहीं कर पाए कन्विंस। देखिए, हमने भी कन्विंस किया। दूसरी तरफ मैं आपको बार बार आरओ की रिपोर्ट पे लेके जा रहा हूँ। शज़ेब, माशाल्लाह आप बड़ी ज़बरदस्त इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करते हैं, तो आप बताएं इसमें कहीं लिखा है बाकी 337 पुलिस स्टेशंस में? आप ही बता दें एज ए न्यूट्रल अंपायर। सब उन्होंने आप ही बता दें ईमानदारी से, आप ईमानदारी से बता मगर दें। रिटर्निंग ऑफिसर सारा हल्का सेट असाइड, मगर रिटर्निंग ऑफिसर से जब ये एक्सपेक्ट कर रहे थे 23 पोलिंग स्टेशंस पे, मगर रिटर्निंग ऑफिसर से जब इलेक्शन कमीशन ने सवाल जवाब किए कि जहां फायरिंग हुई वहां पर क्या टर्नआउट कम हुआ, तो उन्होंने कहा कि कम हुआ। मैं यही कह रहा हूं कि जब नंबर सलमान अकरम राजा साहब दे रहे थे आप भी काउंटर नंबर देते। तो इसलिए जो इंतजामिया थी, फिर ये जुल्फिकार विर्क कैसे ऑफिसर है कि उसको आपने नाम बदल के लगा दिया। ये एक बहुत बड़ी चार्जशीट है आपकी पंजाब हुकूमत पर और आप पर। शज़ेब, मेरे सामने आरओ ने बयान दिया कमीशन को कि आरओ को तो ये भी नहीं पता था बाहर फायरिंग हो रही है। आरओ ने खुद मेरे सामने कमीशन को कहा जी कि किसी कैंडिडेट ने कंप्लेन ही नहीं की कि कोई पोलिंग स्टेशन बंद कर दिया गया। सारा दिन कोई ऐसा कंप्लेन नहीं आई जी फायरिंग करके रोक दिया गया। ये सारी सिचुएशन पीएमएलएन ने एक मुनज़्ज़म प्लान के साथ डेवलप की कि हमने सारा इलेक्शन कंट्रोवर्शियल करना है, हमने ये नताइज तस्लीम नहीं करने हैं, क्योंकि क्लोज इलेक्शन हो रहा था ना। मगर डॉक्टर साहब ये तो स्क्रीन पर नजर आ रहा था, आप खुद एक पोलिंग स्टेशन में थे, आपने खुद ने बताया वो तो सारे दिन टीवी पे चला है। ओके, लोग कह रहे हैं कि जी हमें वोट डालना है, पोलिंग स्टेशन बंद पड़ा हुआ है, रश लग गया है, आपके भी उम्मीदवार, नून लीग के भी सपोर्टर, ये सब तो टीवी पे चला है सारा। यार यही जो 23 पोलिंग स्टेशंस हैं, ये सारा इसी का ही तो वो कर रहे थे कि जी हमें यहाँ रीपोल करवा दें। जिस एक पोलिंग स्टेशन की वो बात कर रहे हैं, मुझे बताएं किस जगह 360 पोलिंग स्टेशंस की बात की गई है? चले 23, 36,
मकसद शाहजेब, हम ये समझते हैं कि ये हल्के के लोगों के साथ भी ज्यादती की गई है। वो लोग जो सारा दिन लाइन पे लग के डसके के अजीम लोगों ने वोट दिया चेंज के लिए, तब्दीली के लिए, और एंड ऑफ द डे फैसला ये आता है जी कि सारा इलेक्शन सेटर साइड कर देंगे। डॉक्टर साहब, आप खुद कारकुन हैं, इसलिए कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आप खुद एक कारकुन हैं और आप बड़े कॉन्फिडेंट थे उस दिन भी। आपने कहा जी दोबारा इलेक्शन कराना है वो भी करा ले, सारा फैसला भी मानेंगे इलेक्शन कमीशन का। ये वजीर आजम को क्या नहीं लग रहा कि आप लोग जीत सकते हैं वापस 18 मार्च को, इसलिए कह रहे हैं कि जिसको सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपील करें? देखिए, जीत और हक ये बात की बात है। जीत और हार जिसकी आप बात कर रहे हैं, हम पहले अपने कानूनी हक के लिए लड़ेंगे। हम डसके के वोटर्स जिन्होंने पाकिस्तान तरीके इंसाफ को वोट दिया, बल्ले को वोट दिया, लाइनों में लगे, उनके लिए लड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे शाहजेब। और डॉक्टर साहब, ये डॉक्टर साहब आप क्योंकि ज़ाहिर है इमरान खान साहब के पुराने साथी हैं, ये कैसा रिफ्लेक्ट करता है इमरान खान साहब पर और तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर? 22 साल आपने कहा शफाफ इलेक्शन, शफाफियत, न्यूट्रल अंपायर, और ये कैसा रिफ्लेक्ट करता है ये फैसला इलेक्शन कमीशन का जो आया है, जो इंतजामिया के ऊपर इलेक्शन कमीशन सवाल उठा रहा है, जो कुछ हुआ है, कैसा रिफ्लेक्ट करता है आप लोगों पर? देखिए, 23 पोलिंग स्टेशन तक जहां PMLN के तहफ़्फ़ुज़ात थे, इतराज़ात थे पोलिंग स्टेशंस के हवाले से, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के हवाले से, उसकी शफाफियत के लिए हम इनकी वो डिमांड मानने के लिए तैयार थे। हमने खुद का 20 पोलिंग स्टेशन पे रीपोल करा दें, लेकिन इसका ये मकसद नहीं कि एक सियासी बयानिए के साथ मरियम नवाज आएँ, डिमांड करें कि सारे हल्के में रीपोल होगा और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फैसला कर देता है तो हम उसे इतनी आसानी से तस्लीम कर लेंगे। हम अपनी कानूनी जंग आखिरी दिन तक लड़ेंगे। बहुत शुक्रिया उस्मान डार साहब की राय आपने सुनी। राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद होंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब मौजूद है। राना साहब बहुत शुक्रिया। राना साहब, हुकूमत ने फैसला किया है कि इस फैसले को चैलेंज किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट ने, वज़ीर आज़म की तरफ से हिदायत भी दे दी गई है। शुरू में तो आपकी प्ली भी नहीं थी, नौशीन इफ्तिखार साहिबा ने पहले दिन कहा 23 पोलिंग स्टेशंस पर रीपोल करा दें, आरओ ने भी कुछ पोलिंग स्टेशंस का कहा, मगर बाद में जो आपने कहा इलेक्शन कमीशन ने वो माना कि जी पूरे हल्के में रीपोल होगा। फिर जो ऑफिसर्स हैं, IG पंजाब, चीफ सेक्रेटरी पंजाब को ज़ाती हैसियत में गफलत बरतने पर 4 मार्च को तलब कर लिया है, मुअत्तल करने को कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर्स को कहा गया है और कभी इलेक्शन ड्यूटी पर मामूर ना किया जाए। साहब, आप मानते हैं कि हुकूमत में इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट है, क्रेडिट देते हैं आप पूरा? देखिए शाहजेब, इसमें हुआ इस तरह से है कि यकीनन हमने पहले दिन जो है वो हमारी कैंडिडेट ने गालबन उन्हीं 20 पोलिंग स्टेशंस के मुतल्लक जो है वो दरख्वास्त दी थी, लेकिन बाद में क्योंकि इस वक्त मीडिया का दौर है, हर आदमी के हाथ में एक कैमरा है, उसके अलावा मीडिया बड़ा मुतहर्रिक है, लोगों ने जगह जगह से जो है वो वीडियो क्लिप्स लिए, लोगों ने प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के क्लिप्स लिए, लोगों ने इनके ड्राइंग रूम्स में जहाँ पर ये बैठ के प्रोग्राम बना रहे थे कि जी हम सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, हम ऐसी FIR दर्ज कराएंगे कि इनको खिड़की लग जाएगी, लोगों ने इनको ऐसी खिड़की लगाई है। तो ये जब सारी चीज़ें सामने आई कि पूरे हल्के में जो है वो लोगों को अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करने से रोका गया, पोलिंग को स्लो करके, फायरिंग करके, इस तरह से फिर प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को जो है वो अगवा करके, फिर उसके बाद जो है वो बाद जगह पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को कापियाँ एक्स्ट्रा जो है वो फराहम करके, तो उसके बाद फिर हमारा ये मौक़िफ़ हुआ कि क्योंकि हल्के में लोगों के हक़ राय दही जो है उसको इस्तेमाल करने से हर जगह पे जो है वो किसी न किसी तरह से रोका गया, तो इसलिए पूरे हल्के के आवाम को दोबारा से जो है वो मगर जब तक 330 के रिजल्ट आए तो मुतमईन थे। उसके बाद क्या आपको लग रहा था कि अगर ये 20-23 पर हुआ, क्योंकि वज़ीर आज़म ने ट्वीट कर दिया था, तो कहीं आप हार ना जाएं क्योंकि वो मलही साहब के वहाँ पर ज़्यादा वोट बैंक है, इसलिए आप लोगों ने ये मुतालबा किया? वरना ये सब चीज़ें हुई थी उस दिन में, फुटेज भी मीडिया पर चली थी, फायरिंग भी हुई थी और टर्न आउट भी कम था, मगर आप 330 तक कबूल कर रहे थे। जी शाहजेब, इसी तरह से मैं आपको मिसाल दूँ कि PP 51 में भी ये सारा कुछ हुआ है, लेकिन PP 51 का जब रिज़ल्ट फाइनल हुआ तो हमारे पास एक ऑप्शन ये थी कि हम इनके वोटों को चैलेंज करें और धांधली के ज़रिए से होने वाली पोलिंग को माइनस करके इनके वोट जो 48,000 हैं उनका सही तौर पे उनको लाएं कि ये 8,000 हैं या 18,000 हैं, और अपना रिज़ल्ट जो है उसको डिले करें। और एक ये था कि हम अपनी सक्सेस को नोटिफाई होने दें
और उसके बाद जो है वो इसके ऊपर जो है वो हम अपनी शिकायत दर्ज करें और इसकी इंक्वायरी करवाएं। यहाँ पे भी हम यकीनन इस ऑप्शन को लेते हैं, और अगर ये 20 के 20 पोलिंग स्टेशन को जो है इन्होंने 90% जो है वो अगर इन्होंने जो है वो पोल ना करवाया होता और हमारी सक्सेस जो है वो बरकरार रहती, तो हम वो अपनी सक्सेस को नोटिफाई होने से ना रोकते, लेकिन हम इस पूरी धांधली का जो प्रोसेस हुआ है इसको लाजमी तौर पे जो है इस कंप्लेंट को लेके जाते इलेक्शन कमीशन के पास, और इसको जो है पूरी तरह से इस मैंडेट को क्लियर करवाते। ज़ाहिर है कभी इम्प्लाई करते हैं कि पंजाब हुकूमत इन्वॉल्व है, कभी इम्प्लाई करते हैं कि जो ये क़यादत थी उम्मीदवार समेत ये इन्वॉल्व है इस सारे मामले में। कभी मरीम नवाज साहबा कहती हैं कि जी वज़ीर आज़म के मातहत जो एजेंसी है वो इन्वॉल्व है, तो वहीं से ऑर्डर आ रहे थे और मेरे पास नाम भी आ गए हैं। अब एविडेंस आपने देनी है, अगर आप चाहते हैं मजीद कार्रवाई, अगर एविडेंस नहीं देनी है और अगर नहीं है आपके पास, तो वजीर आजम की इन्वॉल्वमेंट की बात करना, अगर ग्राउंड पर किसी ने किया है तो आप वजीर आजम को क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं इसमें? जी शाहजेब, हमारे पास नाकाबिले तरदीद एविडेंस है और हम वो एविडेंस जो है वो पेश करेंगे। मेरा पहले दिन से ये मुतालबा है कि मेंबर इलेक्शन कमीशन, जिसका मर्तबा जो है वो हाई कोर्ट के जज के बराबर होता है और उसे वही पोजीशन हासिल होती है, वो इस मामले की इंक्वायरी करे। हम हर चीज़ जो है वो उनके सामने रखेंगे। हम इलेक्शन कमीशन के इस जुर्मपंदाना फ़ैसले को और उनके बर वक्त नोटिस को हम अप्रिशिएट करते हैं, हम उसे सलाम पेश करते हैं, और हम ये चाहते हैं कि इसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए, ताकि ये इसी हल्के से जो है आइंदा जो है शफाफ इलेक्शन, फ्री इलेक्शन और बोर्ड की इज़्ज़त और अवामी मैंडेट की इज़्ज़त का सफ़र जो है उसका आगाज़ हो जाए। बहुत शुक्रिया हसन औरा साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, मुझे तो बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ सीनियर साफी और तज़ियाकार हामिद मीर साहब और सुहेल बड़ाई साहब मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। हामिद मीर साहब, एग्जैक्टली क्या मिसकैलकुलेट कर गई हुकूमत? वो एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि इलेक्शन कमीशन इतनी आगे तक चला जाएगा, इतना ज़्यादा एक्शन ले लेगा, और एक सीट के लिए क्यों ये सब किया गया? क्योंकि हुकूमत कह रही है हमें करना होता हम गुजरांवाला में भी कर देते। नहीं, गुजरांवाला में भी उन्होंने पूरी कोशिश की। आप देखें अगर तो जो PP 51 जो गुजरांवाला का जो हल्का है जिसमें वजीराबाद भी आता है, वहाँ पर भी इस तरह की शिकायतें मिली, लेकिन ज़्यादा जोर था ना जो वो था NA 75 पर, और यहाँ पर पंजाब हुकूमत कुछ ज़रूरत से ज़्यादा पुरएतमाद थी। आप देखें कि जिस तरीके से IG और चीफ सेक्रेटरी के बारे में इलेक्शन कमीशन ने अपनी प्रेस रिलीज में कहा है कि इनको बाकायदा बुलाकर इनसे जवाब तलबी की जाएगी, ये एक बड़ा ही अनएक्सपेक्टेड था। इनको यकीन नहीं था कि ऐसा हो सकता है। फिर इसके अलावा कमिश्नर के बारे में बाकी जो पुलिस अफसरान हैं, नीचे तक जो DC वगैरह हैं, उनके तो नाम भी लिख दिए हैं प्रेस रिलीज में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। उसकी बहुत सी वजूहात हैं शाहजेब खानज़ादा साहब। उसकी वजह यह है कि काफ़ी अरसे के बाद इतनी खुल्लम खुला धांधली जो है वो न सिर्फ ये कि NA 75 के लोगों ने देखी बल्कि मीडिया ने भी देखी। आप देखिए ना कि एक तरफ तो वो प्रिजाइडिंग अफसरान हैं जो गायब हो गए, धुंध में गुम हो गए, उनके मोबाइल फ़ोन जो है बंद हो गए, और वो किसी की ऐनक गुम हो गई, कोई घर जाके सो गया, और सुबह 6 बजे वो पहुंच गए रिटर्निंग अफसर के पास। लेकिन दूसरी तरफ वो रिटर्निंग अफसर, वो प्रिजाइडिंग अफसरान भी थे जिनको के दिन के वक्त जब कुछ इदारों के लोगों ने कांटेक्ट किया कि जनाब आपने इलेक्शन कमीशन की गाड़ियों में वापस नहीं जाना, आपने हमारे साथ वापस जाना है, तो उन्होंने भी कुछ अपने बयानात रिकॉर्ड करवाए और उन्होंने भी इतला दी रिटर्निंग अफसर को, इलेक्शन कमीशन के हुकाम को, और फिर उनको मॉनिटर भी किया जा रहा था। हमने इस हवाले से जो एक कुछ 2 लोग जो हैं, वो एक प्रिजाइडिंग अफसर था जो उसके साथ जो बातचीत कर रहे थे, उनकी हमने वीडियो भी चलाई। तो इसका मतलब यह है कि वो वीडियो जो है हमारे पास आई तो इनको मॉनिटर भी किया जा रहा था। हो सकता है कि कोई साफी मॉनिटर कर रहा हो, लेकिन ये सबूत इतने ज़्यादा थे इलेक्शन कमीशन के पास इस खुल्लम खुला धांधली, और पंजाब हुकूमत की जो इसमें बाकायदा एक पार्टी बनी हुई थी, कुछ जो पुलिस अफसरान हैं डस्का के और सियालकोट के, वो बाकायदा उनको पोस्ट किया गया इसी मकसद के लिए। तो और इलेक्शन कमीशन कह रहा था कि इनको आप यहाँ से ट्रांसफ़र करिए, इन पर ये मुस्लिम लीग नून के कारकुनों को गिरफ्तार कर रहे हैं, लेकिन उनको वहाँ से हटा के किसी और ओहदे पे लगा दिया जाता था। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसको पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से, पंजाब पुलिस की तरफ से बाकायदा मुज़ाहमत का सामना था, और इसीलिए पंजाब गवर्नमेंट जो है उसके कुछ लोगों ने
ये फैसला किया होगा कि अब हमने हारना तो है, या लिहाजा वो जो 22-23 प्रिजाइडिंग अफसरान थे उनको अपने साथ मिलाने की कोशिश की गई या उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। तो ये दरअसल जो इलेक्शन कमीशन ने आज किया है, और उसके बाद अब इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने अली असद मरी साहब से कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं। तो मुझे याद आ रहा है कि यही इमरान खान साहब थे 2013 में जब ये धांधली का शोर मचा रहे थे और सुप्रीम कोर्ट के जजों पे मुश्तमिल एक कमीशन बना, तो इन्होंने मुझे बुलाया था वहां पे अपने गवाह के तौर पे, और मैंने वहां जाके गवाही दी थी कि जनाब हाँ वाकई इस इलेक्शन में धांधली हुई है। और आज मैं आपके प्रोग्राम में ये गवाही दे रहा हूं, और इमरान खान साहब वजीर आज़म है कि NA-75 में थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा धांधली हुई है। तो मुझे तो बड़ा अफसोस हो रहा है कि वो इमरान खान जो कभी धांधली के खिलाफ शोर मचाया करते थे और हमें सुप्रीम कोर्ट के जजों के सामने लाके खड़ा करते थे कि आप इनको बताएं, सबूत पेश करें, और हम इमरान खान साहब के हक में गवाही दिया करते थे हाँ जी धांधली हुई है इनके साथ। आज हमें मजबूर होकर ये कहना पड़ रहा है कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में NA-75 डस्का में धांधली के तमाम पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए गए, और इसकी जिम्मेदार पंजाब हुकूमत है। और इलेक्शन कमीशन की जो प्रेस रिलीज है वो पंजाब गवर्नमेंट के खिलाफ एक चार्जशीट है। भाई साहब, आपने साल हर साल इलेक्शंस कवर किए हैं, आपने का जो तजर्बा है ये वाकई एक अनप्रेसिडेंटेड हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ जितनी खुलेआम धांधली पंजाब में, क्या ऐसी नहीं हुई है या ऐसी होती रही है? इलेक्शन कमीशन ने एक्शन बहुत सख्त ले लिया है। ये सही है कि पहले भी इस तरह की रिलैक्सेशन की मिसालें पहले भी मिलती हैं। मैं ख़ुद भी प्रिजाइडिंग अफसर के तौर पे मैंने काम किया है जब मैं कॉलेज में पढ़ाता था, तो देर सवेर हो जाती है, लेकिन 23 पोलिंग प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स का लेट हो जाना, ये तो लगता था कि जैसे पूरा एक ग्रुप जो है कार फरमा है। और फिर दिन के वक्त डस्का के अंदर जिस तरह फायरिंग की गई सिटी के अंदर, और पोलिंग को जो है स्लो किया गया, और जनरली वहाँ पे मैं ये समझता हूँ कि लोकल सतह पर ये बेईमानी हुई। लोकल सतह पर उम्मीदवार और ये जो लोकल लोग थे इंतज़ामिया के, इन्होंने मिलकर ये की। मेरा नहीं ख्याल कि कोई ग्रैंड प्लान था धांधली का, ये लोकल सतह पे किया गया। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने बड़ा बरवक्त, बहुत ही दुरुस्त, और इससे मुस्तकबिल के जो इलेक्शन है उनकी भी राह मुतय्यन होगी। आगे बलदियाती इलेक्शन होने वाला है, और दुनिया में इलेक्शन और पाकिस्तान में इलेक्शन होने वाले हैं। अगर इंतज़ामिया इसी तरह गड़बड़ करती रही तो फिर आइंदा इलेक्शन भी ऐसे होने थे। मेरा ख्याल है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बहादुरी और इंसाफ जो है उसको सराहा जाना चाहिए। तो आबिद मीर साहब, ये अपसेट था। अब दायरे सेनेट के इंतखाबात आ रहे हैं और उसमें बहुत बड़ा मुकाबला जो बन गया है वो डॉक्टर हफीज़ शेख और यूसुफ गिलानी साहब के हवाले से है। इसके अलावा भी हुकूमत में कुछ नाराज़गियों की खबरें हैं। कोई अपसेट हो सकते हैं? ये इलेक्शन कमीशन बड़ी या सेनेट के इलेक्शन हुकूमत बड़ी आसानी से निकाल जाएगी? देखिए, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है पंजाब, वहाँ पर तो आज हुकूमत और अपोजिशन के जो तमाम उम्मीदवार हैं वो बिला मुकाबला मुंतखब हो गए हैं, सब बिला मुकाबला सेनेटर बन गए हैं। अब आप इस पर ज़रा गौर करें कि ये सारा कैसे हुआ है। तो इसमें जो पंजाब असम्बली के स्पीकर हैं चौधरी परवेज़ लाई साहब, उन्होंने बड़ा अहम किरदार अदा किया है। उन्होंने जरदारी साहब से रब्ता किया और पीपल्स पार्टी का एक उम्मीदवार था उसको विड्रॉ करवाया। फिर उन्होंने नून लीग से रब्ता किया तो नून लीग के जो उम्मीदवार थे उनको विड्रॉ करवाया, और इस तरह उनका अपनी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं कामिल अली आगा साहब, वो भी बिला मुकाबला हो गए, तहरीक इंसाफ के भी बिला मुकाबला हो गए, और मुस्लिम लीग नून के भी सारे बिला मुकाबला हो गए। अब जो एक तहरीक इंसाफ की तरफ से दावा किया जा रहा था जी कि हम पंजाब में हम अपोजिशन को अपसेट करेंगे और अपोजिशन की सीटें हम निकाल लेंगे, तो वो तो नहीं हो सका। अब इसमें यह भी है कि आप देखें कि अगर परवेज़ लाई साहब जो हैं उन्होंने जरदारी साहब के साथ भी चैनल खोला हुआ है और उन्होंने मुस्लिम लीग नून के साथ भी चैनल खोला हुआ है, तो ज़ाहिर बात है फिर अगर यहाँ पर परवेज़ लाई साहब को अगर थोड़ा सा फेवर दी गई है तो ये पार्टियां कोशिश करेंगी कि बदले में परवेज़ लाई साहब से ये जो इस्लामाबाद की जनरल सीट पे जो इलेक्शन होना है जिसमें जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब और हफीज़ शेख साहब मध्य मुकाबले हैं, तो उनसे भी फेवर लेने की कोशिश की जाएगी। इसीलिए कोशिश की जा रही है तहरीक इंसाफ की तरफ से कि जो मुस्लिम लीग काफ है और कुछ इंडिपेंडेंट्स हैं जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं, अरकान कौमी असम्बली, उनके साथ तलकात बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है, उनको विजिट किया जा रहा है। हफीज़ शेख साहब जिन्होंने कभी किसी आम MNA की फ़ोन कॉल नहीं सुनी थी, अब वो चल के खुद कभी उनके पास फैसलाबाद जा रहे हैं, कभी कराची जा रहे हैं, तो हुकूमत जो परेशान तो नज़र आ रही है ना। देखें ना, हफीज़ शेख साहब ने इससे पहले कभी इस तरह कंपेन नहीं चलाई। उनको मुशर्रफ के दौर में भी सेनेटर मुंतखब करवाया गया, उनको पीपल्स पार्टी के दौर में भी सेनेटर मुंतखब करवाया गया, वो कभी चल कर अपने वोटर के पास नहीं गए थे। पहली दफ़ा
वो खुद चल के वोटर के पास जा रहे हैं। इसका मतलब है कि उनको कुछ परेशानी है, और परेशानी की कोई वजूहात होती हैं तो देखें अब आने वाले दिनों में थोड़े से दिन रह गए, 3 मार्च में थोड़े से दिन रह गए, आपको पता चल जाएगा क्या होगा। लेकिन मैं दोबारा आपसे यही कहूँगा कि अगर मुस्लिम लीग नून ने और पीपल्स पार्टी ने आज पंजाब के इलेक्शन में परवेज राय साहब को फेवर दिया है, तो रिटर्न में वो भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, कोई फेवर तो मिलेगी ना उनको। राय साहब, आप कैसे देख रहे हैं? आपके ख्याल में खतरा है कहीं ना कहीं सेनेट इलेक्शन में? पंजाब का तो हो गया अनअपोज्ड मामला, बाकी और ये जो एक बहुत बड़ा मुकाबला होगा हफीज शेख साहब और गिलानी साहब का। देखिए, कोशिश है कि यूसुफ रज़ा गिलानी जीत जाएं, लेकिन फिर भी मेरा ख्याल है कि मैं नहीं समझता कि हफीज़ शेख को हराना इतना आसान होगा। हुकूमत के बड़े वसाइल होते हैं, एक एक MNA पे काम हो रहा है, एक एक चीज़ पे काम हो रहा है। ज़ाहिर है यूसुफ रज़ा गिलानी के पास वो वसाइल तो नहीं है, उनका एक ज़ाती औरा ज़रूर मौजूद है, उनके ज़ाती तल्लुकात भी लोगों से मौजूद है, लेकिन मेरा ख्याल है कि 10 वोट जीतना और फिर इस तरह से तब्दीली करना, अगर देखें फ़र्ज़ करें कि तब्दीली होती है फिर तो इमरान खान का इक़्तिदार में रहना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि नो कॉन्फिडेंस हो जाएगा। कौमी असम्बली ही हल्का है, वही कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो मेरा ख्याल है पूरा हुकूमत ज़ोर लगाएगी कि ऐसा ना हो और ना ये तासुर जो है ये पैदा हो। और आज ही बड़ा डेंट पड़ गया है ये इलेक्शन कमीशन का जो फ़ैसला है, इससे भी डीमोरलाइजेशन होगी PTI के अंदर और PTI के हलकों के अंदर। और डेफिनेटली जो ये कह रहे थे कि जी धांधली नहीं हुई या सिर्फ 23 हलकों पे 23 जो पोलिंग स्टेशंस हैं उन पे इलेक्शन हो जाए, तो इलेक्शन कमीशन ने वो नहीं माना। और ये मेरा ख्याल है कि बड़े अरसे के बाद एक ऐसा फ़ैसला है जो कि तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ गया है, वगरना अदालतों के फ़ैसले और इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले और जितने भी फ़ैसले आए हैं वो आम तौर पर अपोजिशन के ख़िलाफ़ आए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा धचका है, बड़ा सैड दिन था उनके लिए, अफसोस का दिन था, लेकिन उन्हें तवक्को करनी चाहिए कि फेयर गेम खेलें। अगर वो अनफेयर गेम खेलेंगे डस्का की तरह तो पकड़े जाएंगे, और फिर जो पकड़ा जाता है ज़ाहिर है उसकी बेइज्जती तो होती है। बहुत शुक्रिया सुहेल राय साहब, आमिर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, एक और आम पर बात करेंगे। तहरीक इंसाफ ने सेनेट इलेक्शन के लिए बलोचिस्तान से अपने वाहिद उम्मीदवार को बलोचिस्तान अवामी पार्टी के हक में दस्तबरदार करा लिया है। BAP के रहनुमा और बलोचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान लियाकत शाहवानी ने एक ट्वीट में बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने उम्मीदवार सैयद ज़हूर आगा को बलोचिस्तान अवामी पार्टी के हक में दस्तबरदार करा लिया है। अब दिलचस्प बात यह है कि बलोचिस्तान अवामी पार्टी के हिमायत याफ्ता अफराद में आज़ाद उम्मीदवार अब्दुल कादिर भी शामिल हैं। वही अब्दुल कादिर जिनको तहरीक इंसाफ ने टिकट दिया था, और इस टिकट से एक दिन पहले ही उन्होंने तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया था। और उसके बाद तहरीक इंसाफ बलूचिस्तान के रहनुमाओं ने इल्ज़ाम लगाया था कि अब्दुल कादिर सेनेटर बनने के लिए 50 से 70 करोड़ रुपए लिए घूम रहे थे, और ये बात पार्टी क़यादत को बताई गई थी। इमरान खान हमारी पार्टी के चेयरमैन हैं, वो जो हॉर्स ट्रेडिंग की बात कर रहे थे कि 50 करोड़ से 70 करोड़ में बलूचिस्तान में वोट बिक रहा है, तो मैं खुद और हमारी क़यादत ने वज़ीर आज़म इमरान खान तक जो कंप्लेन पहुंचाई थी उसमें इन्हीं शख्स का हमने नाम दिया था और इन्हीं शख्स का जिक्र किया कि अब्दुल कादिर साहब ये हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं इस्लामाबाद में बैठ के, और 50 से 70 करोड़ रुपए वो इन्वेस्ट करके PTI से सेनेटर बनना चाहते हैं। उसके बावजूद अब्दुल कादिर को टिकट दिया गया, फिर शोर मचा तो वापस लिया गया, फिर टिकट ज़हूर आगा को दिया गया, लेकिन अब्दुल कादिर आज़ाद हैसियत में उम्मीदवार बने और बलूचिस्तान अवामी पार्टी की हिमायत हासिल करने में कामयाब हो गए। और अब तहरीक इंसाफ बलूचिस्तान अवामी पार्टी के हक में दस्तबरदार हो गई है। यानी ज़हूर आगा तो अब सेनेट में नहीं पहुंच सकेंगे, लेकिन तहरीक इंसाफ के अरकान अब्दुल कादिर समेत किसी भी उम्मीदवार को वोट देने के लिए आज़ाद हैं और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। इस तरह अब्दुल कादिर के सेनेटर बनने के इम्कानात रोशन हैं। तहरीक इंसाफ बलूचिस्तान के रहनुमाओं से पहले खुद वज़ीर आज़म ने बताया था कि बलूचिस्तान में सेनेट की एक सीट के 70 करोड़ लग रहे हैं। इस वक्त बलूचिस्तान में एक सेनेटर बनने का जो रेट जा रहा है 50 करोड़ से 70 करोड़ पे जा रहा है। एक सेनेटर बनने के लिए तकरीबन 50 से 70 करोड़ रुपए वो खर्च करेंगे बनने के लिए। वो जो इतना पैसा खर्च करेगा वो कोई हातम ताई तो नहीं है, वो आके पैसा बनाएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।